मोहल्ले वाले इसलिए बीच में नहीं आते कि मतलब सबको पता है कि ये औरत जो है ना सुमन नारंग, ये कहती है जी मैं महिला मोर्चा से हूँ, भाजपा सरकार से हूँ। सब इस वजह से डरते हैं कि ये देवर के पर्चे ससुर के पर्चे तो लगाती है, ये हमारा भी पर्चा ना लगा दे। इसी वजह से हमारे बीच में कोई नहीं पड़ा आज तक। कुछ बच्चे वो भी होते हैं जो अपने माता पिता, अपने माँ बाप के सपने पूरे करते हैं, अपने माता पिता के लिए घर बनवाते हैं, उन्हें हर खुशी वो देते हैं ताकि उनके माँ बाप खुश रहें। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता को उन्हीं के घर से बाहर निकाल देते हैं, जबकि उनके माता पिता उन्हें खुश रखने में कोई कमी नहीं छोड़ते, पर उनके बच्चे कमी छोड़ देते हैं जो उनको खुश नहीं रख पाते। मजबूरन उनके माता पिता को ये करना पड़ता है कि वो वृद्धा आश्रम में जाकर रहते हैं। और ऐसी ही एक सच्चाई के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोहर लाल नारंग जी की कहानी। तो मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को आप पूरी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इनको इंसाफ मिल सके। तो फिलहाल आपको मिलवाते हैं मनोहर लाल नारंग जी से और उनके छोटे बेटे गगन नारंग से। फिलहाल मनोहर लाल नारंग जी को सुनाई नहीं देता तो हम बात करेंगे गगन नारंग से। हम जब सवाल करेंगे मनोहर लाल जी से तो गगन जी उसको लिख कर इनको बताएंगे ताकि मनोहर लाल जी को समझ आ सके, क्योंकि इनको सुनाई नहीं देता है, इसलिए आपको भी कठिनाई ना हो और हमें भी कठिनाई ना हो कुछ सुनने और समझने में। मेरे पापा मेरे साथ वहीं घर पे रहते थे, मेरे घर पे। और मेरे पीछे से जब मैं अपने काम पे चला जाता था तो मेरे पीछे मेरा बड़ा भाई अशोक नारंग और उसके साथ उसकी घरवाली सुमन नारंग, जो अपने आप को महिला अध्यक्ष बताती है। वो किस चीज़ का महिला अध्यक्ष, किस समुदाय का, किस पार्टी का? भाजपा अध्यक्ष बताती है। भाजपा शहरी अध्यक्ष? हाँ जी। महिला मोर्चा से हूँ मैं। कहाँ से? यहीं पानीपत से। और इनको आके मेरे पीछे धमकियाँ देते थे घर पे, अभी जान से मारने की, या मतलब मकान मेरे नाम कर दो नहीं तो तेरे को मैं ज़मीन में गाड़ दूंगा, इस तरीके की बातें इनसे करते। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा और आगे आ जाइए। इस तरीके की ये बातें इनसे करते थे और ये मेरे को नहीं बताते थे। जब मैं घर से जाता था, घर आता था जब मैं, तो फिर ये मेरे को नहीं बताते थे। इन्होंने इस डर की वजह से इन्होंने यहीं पे सलाह बनाई कि मैं यहीं पे आश्रम में रहूँगा। तो मैंने भी कहा चलो जैसे आपको अच्छा लगे। मेरी इनकी हाँ में हाँ रहती है। मैंने कहा जैसे आप ठीक सोचो। तो अब फिर कुछ टाइम ऐसा पड़ा। आपके बड़े बेटे ने इन्हें रोका नहीं? नहीं, उनने वो अलग रहते थे, वो चांदनी बाग थाना के पीछे 2512 मकान नंबर है, घर पे रहते थे। ये इन्होंने हमारे को धक्के मार के बाहर कर दिया। फिर ये लोग यहाँ रहने लगे मेरे पापा, और मैंने अलग कमरा लिया किराए पे। पुलिस में कहीं भी गए, कहीं भी कार्रवाई नहीं होने दी। आपने जब किराए पे कमरा लिया तो अपने पिताजी को अपने साथ नहीं रखा? नहीं, मेरे को जो है ना इनके लिए रोटी की दिक्कत थी, इनको रोटी ताज़ी चाहिए थी। मेरे पास तो होटल की रोटी होती है, होटल से रोटी लेता हूँ, खाता हूँ, कभी नहीं भी खाता सो जाता हूँ। ऐसे कमाई का जरिया क्या है फिलहाल आपकी? मेरा वेस्ट का काम है और थोड़ा बहुत कमाता हूँ, थोड़ा बहुत खर्चा करता हूँ। कितना आप कमा लेते हैं? लगभग 15,000 रुपये महीना। तो 15,000 में आप क्या अपने पिताजी को रख नहीं सकते? आप ताज़ी रोटी आप खिला नहीं सकते? नहीं, अब भी मैं होटल की रोटी लाया हूँ। अगर मैं ये 10 मिनट बाद भी खाऊंगा ना तो ये ठंडी हो जाएगी। इनसे ठंडी रोटी नहीं खाई जाती। तो आप गरम खिलाइए। गरम तो खिला दूँ, मैं गरम की तो मना नहीं कर रहा। बाकी मैं भी तो थोड़ा मजबूर हूँ ना, अकेला हूँ। मेरे लिए भी किराए पे कभी कहीं पानी वाली जगह नहीं मिलती, कहीं हर जगह की दिक्कत होती है। अब मैं तो दिक्कत में रह लूँगा, ये मेरे साथ कहाँ रह पाएंगे दिक्कत में। इसी वजह से ये यहाँ रहते हैं। और आपकी शादी हुई है? मेरी शादी हुई थी 15 साल पहले, वो मेरा तलाक हो गया था। तो फिलहाल अब बड़े बेटे से, आपके बड़े भाई से क्या शिकायत है और अब क्या चाहते हैं? और अब यहाँ पर जब ये हैं, क्या उनसे कोई बातचीत होती है या आपने कोशिश नहीं की कि आपको घर मिल सके वापस, आपके पिताजी और आप घर में दोबारा वापस जा सकें? करी है बात, वो किसी की मानता नहीं, ना मानता है बरादरी की, ना मानता है किसी की। वो कहता है जी जब तक मेरे साथ कमल दीवान है और रविंदर भाटिया है, ये भाटिया है, प्रमोद विद्या है। ये कौन कौन है? आप इनके एक बार पद बताइएगा ताकि जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी को नहीं मालूम, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं उनके पद क्या हैं।
मैं बताता हूँ, हम प्रमोद विज के पास गए, प्रमोद विज ने भी आंख बंद कर ली। किस पद पर हैं ये बताइए। ये जो भाजपा वाले हैं प्रमोद विज, इन्होंने रविंदर भाटिया को फ़ोन करा, फिर हमारे को कहा कि हम तुम्हें बुलाएंगे। फिर रविंदर भाटिया ने आज तक हमारे को रास्ता नहीं दिया और ना प्रमोद विज को रास्ता दिया जो अध्यक्ष हैं। फिर संजय भाटिया जी के पास गए, उन्होंने भी अपनी आंख बंद कर ली, उन्होंने भी रविंदर भाटिया को फ़ोन करा, उसके बाद बंद हो गई बात। संजय भाटिया जी से आप किस चीज़ के लिए गए थे? क्या आप गुहार लगाने के लिए गए थे? यही कहने गए थे कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, आप हमारा साथ दो, आप हमारे को हमारे मकान में बिठाओ। बस उन्होंने कहा जी तुम्हारे को तुम्हारी जगह दिला देंगे। रविंदर भाटिया से भी कह दिया फ़ोन पे कि मतलब इसके भाई के साथ मीटिंग रख लो और मीटिंग में मुझे बुला लो। और फिर हमारे को भी कहा गया कि मीटिंग में तुम्हारे को भी बुला लेंगे। उसके बाद ना कभी मीटिंग हुई ना कभी बात हुई। तो मीटिंग के लिए आपने दोबारा बातचीत नहीं की? नहीं, जाते हैं हम, गए 2-4 बार, फिर हम फिर गए। वो जो संजय भाटिया जी के आगे बैठे रहते हैं ना, वो मिलने नहीं देते हैं। जो प्रमोद विज साहब के आगे बैठे रहते हैं वो मिलने नहीं देते हैं। आपने प्रशासन का सहारा लेना ज़रूरी नहीं समझा? प्रशासन का सहारा तो 3 साल से ले रहे हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। क्यों? प्रशासन तो सबकी मदद करता है। नहीं, सबकी मदद करता है, वो इनके फ़ोन की मदद करता है। इनका फ़ोन जाता है जो जैसे ये कहते हैं प्रशासन वैसे करता है। किसका फ़ोन जाता है? आप क्लियरली बताइए इस चीज़ को। ये जो है ना, ये मेरे भाई के साथ एक तो रविंदर भाटिया है 9-10 वार्ड का एमसी जो है वो साथ में है, और एक कमल दीवान है माल्टोन का, और एक संजय भाटिया जी भी साथ में है, और प्रमोद विज भी है। और अपने आप को वो कहते हैं जी नीति सेन भाटिया का दामाद हूँ मैं, तरुण गांधी। उसी ने ही हमारी ये अनिल विज साहब वाली दरखास्त जो है रद्द करवा दी है। कहीं पे भी कहीं सुनाई नहीं होती, क्योंकि घूम फिर के जो है ना मैटर आता है सिटी थाना में। सिटी थाना में पुलिस नहीं हमारी कार्रवाई करती। अब सुमित साहब एसपी थे जो, उनको भी हमने एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने भी कहा था कि भाई इनकी जो है ना इनको इनके घर में बिठा दो और इनकी पूरी वीडियो बना के हमारे पास भेजी जाए। और इन्होंने क्या काम करा सिटी थाने वालों ने, इन्होंने वीडियो तो बनाई, हमारे को बताया नहीं कि मतलब तुम्हारे मकान की हम वीडियो बना रहे हैं। बस वीडियो बना के ना एसपी साहब को भेज दी। सिटी थाना के इंचार्ज कौन है? ये उस टाइम तो दीपक रंगा था। फिलहाल अब तो ये हैं क्या कहते हैं, इनका नाम मैं भूल गया, SHO साहब थे। फिलहाल आपने कोई उनसे मदद की गुहार लगाई? जो बहुत करंट में है फिलहाल? बहुत कहा, नहीं मानते। ये उल्टा हमें धमकाते हैं वो सिटी थाने वाले। ये कहते हैं जी तुम्हारे चालान काटेंगे, तुम्हें अंदर गिरेंगे। हम डर किस चीज़ का चालान? बस चालान इस चीज़ का कि मतलब मकान के बारे में क्यों आए हो हमारे पास। तो किसके पास जाएं? ये कहते हैं जी ये कोर्ट का काम है, अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाए, किसी के यहाँ चोरी हो जाए, ये जेब भरने के लिए तो आगे होते हैं कि मतलब हमारी जेब में पैसा आए। इन्होंने कभी कुछ मांगा आपसे? ना मांगा तो नहीं है, पर ये है कि उम्मीद तो रखते हैं। मांगेंगे कैसे? इनको पीछे बाजू ऐसे मिले हुए हैं जिनके फ़ोन जाते हैं, ये पैसे लेके भी काम नहीं करेंगे। ये जो आपका घर है ये इसका कितने गज में है ये? ये हमारा टोटल 65 गज में है। तो आपके पिताजी के नाम कितना है, आपके नाम कितना है, आपके बड़े भाई के नाम कितना है? जो आपने बताया आपकी एक बहन भी है, उनके नाम कितना है? मेरे पापा के नाम 32.5 गज ज़मीन है, और मेरे नाम और मेरी बहन के नाम 18 गज ज़मीन है, और मेरे बड़े भाई के नाम अशोक नारंग के नाम जो है वो 14.5 गज है। वो 14.5 गज का मालिक है। कहता है तू जहाँ मर्जी चला जा, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मोदी भी नहीं कब्जा हटा सकता। ऐसे बोलता है, मोदी भी नहीं हटा सकता तेरा कब्जा। तो ये जो कब्जा किया है, क्या ये समर्थन किसका है जो कब्जा कर लिया है और कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है, कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? आपके इतने जतन के बाद भी कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, इसका एक कारण क्या है? कारण ये है जी, इनमें जो है ना, ये हम इनकी नज़र है हमारे मकान पे के इनका मकान हमें मोल मिले और हम इनके मकान में नोट कमा लें। फिलहाल कीमत कितने हो गए आपकी मकान की? कीमत हमारे मकान की जो हमारे हिस्से की जगह है उसकी कीमत 2.5-3 करोड़ की है। आपका कहना है कि 2.5-3 करोड़ की आपकी ज़मीन है, ज़मीन की कीमत है। आपका भाई जब अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपनी माता को 1 गज ज़मीन नहीं दे सकता, तो अपने बाकी साथियों को जिनकी वो मदद ले रहा है, तो उनको कैसे वो दे सकता है, कैसे उसमें हिस्सेदारी दिखा सकता है? नहीं, इसे पता नहीं है कि असल कहानी क्या है। इसने तो ये देखा कि ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं। अब इनके अंदर की जो बात है, इनका मतलब ये है जो साथ दे रहे हैं कि इनका मकान हमें मिले और इनका आपस में शेयर बटेगा, कि जो कमाई होगी ना वो हम आपस में बांट लेंगे। पर उनके हाथ ऐसा कुछ लगने वाला नहीं है, क्योंकि मकान बेचना ना बेचना मेरे हाथ में है, मैं उन्हें नहीं बेचूंगा। जब आपके हाथ में है तो
आप क्यों अपना हक नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं जा रहे घर पे? अगर आप मान लीजिए आप घर पे चले जाते हैं तो आपका भाई क्या कहता है? वो कहता कुछ नहीं है, वो एक तो मेरे को मारता है पहले तो। बिना मतलब आपको मारने लगता बिल्कुल है? मारता है। रीज़न? रीज़न ये है कि वो अपनी घरवाली थे, फिर मेरी दरखास्त दिलवाता है पुलिस में। कहता जी अपनी घरवाली को कहता है पर्चा लगा दे इसका, किस चीज़ का पर्चा? कपड़े फाड़ने का, कि मेरे कपड़े फाड़े, कि ये फिर दोबारा डर के ये मकान। कभी पर्चा दिया है ऐसा? बिल्कुल दिया है पर्चा, 2 बार दे रखा है। संजय भाटिया जी के पास भी गए थे, उन्होंने भी नहीं कार्रवाई करी। फिर उसके बाद हम अनिल वी साहब के पास गए थे अम्बाला में, उन्होंने फिर कार्रवाई करी। उन्होंने अपना पर्चा मार्क करके यहीं पानीपत में भेजा। सिटी थाना के पीछे जो डीएसपी साहब बैठे हैं, उन्होंने हमारे को बुलाया, मेरे भाई को भी बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है ना, तुम अपना मीटर, बिजली बिल और अपने मकान के कागज़ ले आना, इसको उठा के मैं बाहर फेंकूँगा। फिर दोबारा फिर हम जब गए, उन्होंने कहा कि भाई अपने कागज़ ले आना। फिर हम जब दोबारा गए तो उन्होंने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। कोई तरुण गांधी नाम का बीच में आया, उसने कार्रवाई नहीं होने दी। उसने जो है ना सारा खेल बिगाड़ दिया, उन्हें ये रद्द करवा दी। गृह मंत्री अनिल विज को आपने जब ये एप्लीकेशन दी तो उन्होंने एप्लीकेशन आपकी फॉरवर्ड की? एप्लीकेशन दिखाएंगे आप एक बार? ये एप्लीकेशन इन्होंने गृह मंत्री को दी हुई है, ये देखिए। ये आप तो आगे गृह मंत्री जी ने एप्लीकेशन के बिहाफ पर कुछ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को बोला या नहीं बोला? आगे क्या बातचीत हुई? नहीं, कार्रवाई तो करने के लिए उन्होंने पर्चा भेजा, यहाँ पानीपत, अम्बाला से पानीपत भेजा, कार्रवाई करने के लिए भेजा। और पुलिस वालों ने हमें बुलाया और पुलिस वालों ने कहा कि अपना बिजली का बिल ले आना और मकान के कागज़ ले आना, फिर तेरे भाई को उठा के मैं बाहर फेंकूँगा। ये कौन होता है तुम्हारी ज़मीन लेने वाला? जब ज़मीन तुम्हारे नाम है तो ये कौन है तुम्हारी ज़मीन लेने वाला? फिर उसके बाद हम दोबारा गए, फिर उन्होंने अनिल विज साहब ने एक पर्चा इन्हें भी भेजा। किसे? ये प्रमोद विज साहब को। इन्होंने भी उल्टा मामला सुलझाने की बजाय इन्होंने लिख के दे दिया कि इनके घर का घरेलू मामला है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, समझाने की बजाय उल्टा काम बेकार कर दिया। मेरे पापा जब यहाँ वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं तो वहाँ पर जब वीना हुड्डा जी ने अपने तहसीलदार को ऑर्डर दिए कि जाकर देखो कि ये वहाँ रह रहे हैं अपने घर पे या नहीं रह रहे, इनकी ज़मीन इनके पास है या नहीं है। वीना हुड्डा कौन है? वीना हुड्डा मैडम एसडीएम मैडम थे, बहुत सही मैडम थे वो। उन्होंने बिल्कुल मामला हमारे हक में करा था और सच्चाई देख के ही करा था। सच्चाई मुताबिक ही उन्होंने जो है ना तहसीलदार को कहा था कि देख के आओ इनकी जगह इनके पास है या इसने कब्जा कर रखा है इनके बड़े लड़के ने। तो जब तहसीलदार देखने आया तो उसने रिपोर्ट, रविंदर भाटिया ने रिपोर्ट बनवाई। रविंदर भाटिया 9 वार्ड का एमसी, उसने रिपोर्ट गलत बनवा दी। उसने ये कह दिया जी इनकी दुकान है जी, ये किराया खा रहे हैं, जबकि हम किराया तो खा रहे थे। अब वो सारा कब्जा नहीं बताया कि उसने कब्जा कर रखा था, ऐसी बात नहीं बताई तहसीलदार को। उसने सारी ये रिपोर्ट गलत बना के वीना हुड्डा जी को दे दी। दिखाएंगे रिपोर्ट? बिल्कुल दिखाऊंगा, ये देखो। ये सब गवाह मोहल्ले के हैं, सब गवाह मोहल्ले के हमारे। तो ये उसने कहा पटवारी ने भाई मैं सुबह आऊँगा अपने गवाह इकट्ठे कर दे रहा हूँ। वो जब आया तो हमने गवाह उस टाइम बोला उनके सामने। तो ये सारे गवाह हैं जो ये कह रहे हैं कि आप वहाँ पर रहते हैं? नहीं, वो जो आया था ना तहसीलदार, उसने तो ये कहा कि हमारे पड़ोसियों को कि मेरे को गवाही दो कि ये यहाँ रहते थे, इन्हें उन्हें बाहर निकाला है। पड़ोसियों ने सही गवाही दी थी कि ये यहाँ रहते थे, इन्होंने बाहर निकाला है। अब पड़ोसियों तो लगी इस तरीके की गवाही, फिर उन्होंने गवाही तो ये कर दी उस काम में कि मतलब ये जो है ना कब्जा जो है ना वो इन्होंने किराए पे दुकान दे रखी है और भाई का नहीं लिखा कि कब्जा कर रखा है। ये साइन उसमें चला दी। आप देख सकते हैं ये सबके नाम।
ये लीजिए। तो जब ये कहा गया कि आपका ही कब्जा है, हाँ जी। तो क्या आपने ये नहीं बोला कि मेरे पिताजी तो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, कब्जा कैसे हमारा हो सकता है? अगर कब्जा हो सकता है तो हमें रहने दीजिए। अपने भाई को आपने ये बोला या प्रशासन का आपने सहारा क्यों उस वक्त नहीं लिया, ये दिखाकर कि इसमें तो यही है कि हमारा कब्जा है वहाँ पर? जब कब्जा है, आपका कब्जा है, तो क्यों आप रहे नहीं वहाँ पर? हम तो वहाँ रहते थे, इन्होंने जब धक्के मार के बाहर करा तो ये सारे कागज़ हमने दिखाए, प्रशासन में भी दिखाए, संजय भाटिया जी को भी दिखाए, सबको दिखाए, पर ये कागज़ किसी ने एक नहीं देखा। देखते हुए भी ये कह दिया कि कार्रवाई हम करेंगे, पर कुछ कार्रवाई नहीं करी। चलिए फ़िलहाल हम बात करते हैं इनके पिताजी से। मैं एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि जब सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये योजना शुरू की, जैसे कि आप देख सकते हैं गेट पर लिखा हुआ है, जब अंदर आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसी कोई योजना शुरू होती जहाँ पर ये भी होता कि वृद्धों के इन केसेस में कोई सुनवाई हो सकती, तो आज वृद्ध आश्रम में जितने भी माँ बाप हैं तो वो अपने घर में रह सकते। पर फिलहाल बात करते हैं हम इनके पिताजी से। कुछ ये लिखते रहते हैं, तो लिखने में व्यस्त हैं, तो लिखने देते हैं इन्हें। भाई साहब, मेरा छोटा मकान है जिसका 65 गज का है कुल, जिसमें कि इसका 11 गज हक है। माता के मरने के बाद इसका 14.5 गज हक है जो हमारा और इसका हक है। ये है मेरे पास 22/2/18 को यहीं कि मेरे को मैं चाबी दो। मैंने चाबी तू क्या करेगा? कहता मेरे को चाबी दो। मैं चाबी तू क्या करेगा भाई? जब तेरे मकान है, मेरी ताकत नहीं, किसी की ताकत नहीं, वो हटा नहीं सकता, तू चाबी क्या करेगा? फिर मेरे से चाबी ना थी ना मैंने दी इसको, क्योंकि मैंने घर जाना था, चाबी मेरे एक ही थी। जबकि हम घर जाते तो ये मेरे को यहीं से लेके जाता है। जब ये आया मेरे को लेने तो हम घर गए तो वहाँ ताला लगा हुआ था। हम रात को 11 बजे धक्के खाते रहे, थाने में गए सिटी में। उसमें जब तुम्हारे मकान है, अपना मालिक हो, तुम ताले तोड़ो, घुसो अंदर। ये ताले तोड़ने का होशियार था ये। मैंने ये वो यहीं छिपे हुए कहीं, और तू अकेला है, तुम ऐसा काम न कर, कोई बात नहीं, 2 दिन रुक जाओ। फिर हम रात को 12 बजे किसी रिश्तेदार घर जाकर सोए। उन्होंने रात को रात को 12 बजे खाना बना के खिलाया। ये सबके सामने बात है, पूछो किसी से भी। फिर हम 25 इसको हमने कहा तू ताले क्यों लगाया? फिर हमने इसको 28/1/2 को 28/18 को हमने इसको कमल द्वार की जहाँ मिलाया। उसका आदमी था जो इसके पास काम करता था, ये आपस में काम करते हैं, मिलकर अच्छा प्यार था। ये सारी बदमाशी उसकी है, उस आदमी की। कमल द्वार का जो है ऐसे समझो पिए सब लोग। उसने ही गलत रास्ता दिया है, हमें लेके आया वहाँ कमल द्वार के पास कि मैं तुम्हारा हाल निकालूँगा। वहाँ हमारी बात हुई आपस में कमल द्वार के सामने, उसने हमारी बात सुनी, उसने हाल नहीं निकाला कोई भी। फिर हमने 5/3/18 को, जो बीच में होली थी, होली से हमने कुछ नहीं किया, हम धक्के खाते रहे अपना। चलो 5/3/18 को हम SP राहुल शर्मा के पास पहुँच चुके। वहाँ उन्होंने हमारी बात सुनी, उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया जो उनके साथ इनका ताला खोलो। वो हमारे साथ आया क्षेत्री को आया हमारे पास, कप्तान उसका नाम था। उसने कहा हाँ भाई तुम ताले क्यों मर रहे भाई? मैं इसने बहुत मना की, ताले मत छोड़ो। उसका मेरे नौकरी मैंने छोड़नी है, मैंने नौकरी जैसे सलाह नहीं लेनी, मेरे पीछे ऑर्डर है। उसने ताले खोले, समझौता हुआ कि 15/4/18 को अपनी दरख्वास्त हम ख़त्म, झगड़ा ख़त्म और जवाब दे देंगे अपनी 14.5 गज की। हमने इसको 15/4 को बुलाया, 15/4/18 को बुलाया। आया दरख्वास्त तो ख़त्म थी हमारी, लिखा हुआ आज तक हमारे पास है, कहा है रास्ते में है मेरे पास, दरख्वास्त मेरे पास है। फिर इस देने के लिए नक्शा बनवाया, नक्शा मेरे पास दिखा सकता हूँ मैं, इसके हाथ का बना हुआ भाई। 14.5 इसकी और 50 गज की हमारी दोनों की। उसके हाथ का दिखा, सब कुछ है मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ मौके में। पैसे आते मैंने दिया, 100 ने दिए, भाई नक्शा बन गया। मैं सुबह अपने जवाब दे दूँ, मिस्त्री लाऊँगा,
फिर 16 को आया, घर वाले को लेके आया। पहले अकेला था 15 को, और 16 को उसको लेके आया। मैं उसने कहा कि मैं जवाब नहीं देता, मैं तो ताले लगाऊंगा। मैंने ताले क्यों लगेगा बेचूँ? उसने धक्के मार के हमारे को बाहर निकाल दिया और नाले में घेरने लगा और चाकू दिखाने लगा, नहीं मैं मारूंगा तुम्हें अभी यही। जब इतना सब होने के बाद क्या मोहल्ले वालों ने कोई मदद आपकी की नहीं? इतना सब देखने के बाद जब ये होता तो मोहल्ले में होगा, चाकू दिखाया, नाले में गिरने की कोशिश की, ये सब हुआ, तो उस वक्त मोहल्ले वाले कहाँ थे? मोहल्ले वाले सब वहीं थे। मोहल्ले वाले इसलिए बीच में नहीं आते कि मतलब सबको पता है कि ये औरत जो है ना, सुमन नारंग, ये कहती है जी मैं महिला मोर्चा से हूँ, भाजपा सरकार से हूँ। सब इस वजह से डरते हैं कि ये देवर के पर्चे, ससुर के पर्चे तो लगाती है, ये हमारा भी पर्चा ना लगा दे। इसी वजह से हमारे बीच में कोई नहीं पड़ा आज तक। आपने कहा शोषण के पर्चे लगाते हैं, ये पहले भी ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल ऐसा मेरे साथ, पापा के साथ मेरे 2 बार कर चुकी है। आपके पास कोई इसका प्रूफ? बिल्कुल प्रूफ है, मेरे हाथ में है प्रूफ। ये रहा, ये 13-17 में इसने पर्चा दिया था कि मेरे कपड़े फाड़ दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं था, पर ये जो है ना जान के डराती है कि मतलब ये मकान की तरफ आए नहीं। ये है पर्चा मकान, ये इसका 13-17 का दिया हुआ महिला थाना का। ये किसके खिलाफ है? ये मेरे पापा मनोहर लाल नारंग के खिलाफ और गगन नारंग, मैं उसका देवर हूँ, मेरे खिलाफ। अब दोनों के खिलाफ दिया था। फिर इसके बाद दोबारा फिर इसने पर्चा दिया 26 जनवरी वाले दिन इधर 6 सेक्टर में चौंकी में, कि दोबारा महिला थाने में नहीं गई ना, कि वो कहेंगे तेरा रोज का यही काम है पर्चा देने। फिर वो उधर एक हवलदार था राजकुमार, उसका नंबर था 87 086 17 950, राजकुमार का नंबर था। उसने भी मेरे को 3 थप्पड़ मारे बड़ी तेज की, और उसने कहा कि जा तेरे को मैं जेल में भेजूंगा। बिना मतलब ही मेरे को 3 थप्पड़ मारे, और उसने जो है ना आज तक फिर कार्रवाई नहीं करी मेरी सही। और उसने जो है ना कहा कि मतलब तेरे नाम और पर्चा दर्ज करूंगा आज के बाद तू मकान की तरफ चला गया तो। जो उन्होंने पर्चा दर्ज करवाया आपके खिलाफ, इस पर कोई कार्रवाई हुई आपके खिलाफ? नहीं, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं करी। इसका कारण? इसका कारण यह है कि ये प्रमोद भी साहब का फ़ोन करवा देता है, संजय भाटिया जी का फ़ोन करवा देता है। इसके बस का नहीं है फ़ोन करवाना। ये सारा खेल खेल रहा है रविंदर भाटिया। तो जब उन्होंने पर्चा दिया आपके खिलाफ ये शोषण का, छेड़खानी का, कपड़े फाड़ने का, ऐसा कुछ था, तो आपको इसमें क्या हानि हुई? आपके साथ सलूक कैसा था प्रशासन का? प्रशासन का सलूक कैसे था ये पुलिस वालों के सामने कहता है अभी मैं बुलाऊं रविंदर भाटिया को यहीं पे। रविंदर भाटिया मेरा साला लगता है। कौन कहता है? ये मेरा भाई अशोक नारंग कहता है, और उसकी घरवाली सुमन नारंग कहती है मेरा भाई बना हुआ है रविंदर भाटिया, मेरा भाई है ये रविंदर भाटिया ही है। जैसे ही प्रमोद भी साहब को कहे बस वैसे करते हैं, और जैसे ही संजय भाटिया जी को ये कहे ये वैसे करते हैं। तो फिलहाल कितना वक्त हो चुका है आपके पिताजी को यहाँ पर? मेरे पिताजी को यहाँ रहते रहते 3.5 साल हो गए हैं। इनका गुजारा चलता कैसे है? सारा गुजारा वृद्धाश्रम करता है या आप भी कुछ इनकी मदद करते हैं? नहीं, सारा गुजारा इनका यहीं आश्रम में ही होता है। अगर इन्हें कुछ भी ज़रूरत हो, वैसे मैं इनके साथ हूँ, मैं भी पीछे नहीं हटता इनसे। ये भी मेरे काम आते हैं, मैं भी इनके काम आता हूँ। आपस में हम पापा और लड़का हैं, अगर आपस में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? कब्जा करने वाला काम नहीं आएगा। आपके भाई ने आकर इनको देखा यहाँ पर? नहीं आया, 2-4 बार आया यहाँ पे आश्रम में भी, सबको कह के गया कि मैं तो 14.5 गज अपनी ज़मीन लूँगा, मेरे को मेरी 14.5 गज ज़मीन नहीं देते। इधर हर किसी को, सबको यही बात करता कि मेरे को मेरी 14.5 गज ज़मीन नहीं देते, तो उधर पूरी पर ही कब्जा मार के बैठा है। किस चीज़ का, क्या काम करते हैं आपके बड़े भाई? वो जी ऑटो रिक्शा चलाता है रविंदर भाटिया का। अच्छा, कहाँ पर? ये जब वोट हुए थे ना, तो ये वोटों में उसका पर्चे पुर्चे बांटता था ये मेरा भाई। इनके पिताजी भी कुछ कहना चाहते हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। एडमी कोर्ट का फैसला है मेरे पास, जो कि 27/3/19 का है,
ये पुलिस जो है बेकार है, हमारी पानी पड़ती मिली हुई है बदमाशों से, जो कि हमारा रास्ता नहीं देती हमारे को। हमारा सारा बदमाशों ने बेकार रखा है। 27 को इसका अधिकार है मेरे पास एटीएम कोर्ट का। मैं 11 अगस्त इसका मालिक है ये, और 3.5 का उसके बाद इसकी मम्मी के हक का इसको मिलेगा। 14.5 का मालिक है। तो 65 जगह मेरी सारी से कब्जा कर की है। ये कमल तमान अरविंद भाटिया और इसके ऊपर सारा है, ये सारे मेरे साथी हैं दोनों, अरविंद भाटिया और कमल तमान। आपके पिताजी ने यहाँ पर वृद्धाश्रम में बताया गया था कि आपके पिताजी ने 9/11 को DSM ने बिल्कुल फैसला सही किया, इनको मैं भेज दिया अंदर मैं जेल में। फिर इसने इसको फ़ोन किया रविंद्र भाटिया को, रविंद्र भाटिया को फ़ोन किया इसने, और फिर ये रविंद्र भाटिया ने इसको फ़ोन किया निश्चल भाटिया को, निश्चल भाटिया ने इसको फ़ोन किया DSP को। हम 11 को गए वहाँ पता करें यहाँ पे क्या बड़ा मारा हूँ, क्योंकि हमें पता लगे था कि 9 को ये वापस आ गए थे, मतलब अंदर ही हुआ था इन्होंने। यहाँ जो है ना बुजुर्गों की सुनाई नहीं होती है, यहाँ पे औरतों की सुनाई होती है। आपके पिताजी ने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर वृद्धाश्रम में बताया गया, काफ़ी कुछ लिखा हुआ, दिखाएंगे वो आप? बिल्कुल दिखा सकता हूँ मैं। आप दिखाइए। हम चलें या यहीं पे दिखाएंगे आप? नहीं, यहीं दिखा देंगे। ये जो भी हमने कागज़ पुलिस में दिए, पुलिस में जो भी कागज़ हमने दिए पुलिस सब रद्द कर देती है, और ये रद्द किए हुए कागज़ हमने सब इकट्ठे कर रखे हैं। जो पुलिस में हम कागज़ देते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी भी हम रख लेते हैं, पर उस पर कार्रवाई नहीं करते ये, फिर वो कागज़ हमें रखने पड़ते हैं, हमने इकट्ठे कर रखे हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत कागज़ पड़े हैं। राजनीतिक मुद्दों से और प्रशासनिक मुद्दों से अगर हट के बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ ये मुद्दा सामने आ रहा है कि एक बूढ़े बाप को, एक वृद्ध बाप को कैसे औलाद घर से निकाल देती है। यहाँ पर हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है किसी प्रशासन का सहारा लेने की? हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है राजनीतिक चेहरों का सहारा लेने की, अगर हम खुद ही इतने संभल जाएं कि हम अपने माता पिता को घर में ही रखें? बल्कि बच्चों को ऐसा होना चाहिए कि अपनी कमाई करके माता पिता को देनी चाहिए, कि भाई ऐसा कहना चाहिए कि हमने घर बनाया है, आप उस घर में रहिए। ये गलत बात है कि माता पिता के घर से माता पिता को ही घर से बेघर किया जाता है और माता पिता मजबूर हो जाते हैं वृद्ध आश्रम में रहने के लिए। बल्कि ऐसे बहुत माँ बाप होंगे जिन्हें वृद्ध आश्रम भी नसीब नहीं होता, वो सड़कों पर ही रहने लगते हैं। फ़िलहाल हम बात करेंगे यहाँ के स्टाफ से। आपका नाम? मेरा नाम राजीव भाटिया। आप यहाँ पर क्या मदद करवाते हैं? हम यहाँ सेवा करने आते जी, मेरे पास विश्व हिंदू परिषद के जिला देश की जिम्मेवारी है। हम यहाँ सेवा करने आते हैं और कोई काम नहीं हमारा। आप जब सेवा करने आते हैं आपको दिखता होगा काफ़ी सारे यहाँ पे वृद्ध हैं, तो उनका आप कोई कारण जानने की कभी कोशिश नहीं करते आप? बहुत कुछ, सबका हर वृद्ध के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। कोई ऐसा नहीं होता जो आश्रम में रहना चाहे। क्यों रहना चाहेगा कोई भी? जैसे इसका घर बार इसको बच्चे उनको सही हों, अच्छे हों, उनकी सार संभाल करें, तो कोई भी वृद्ध क्यों आश्रम में रहना चाहेगा? ऐसा कोई भी नहीं चाहता। पर मजबूरियाँ हर एक की अपनी अपनी, कोई किसी की कोई मजबूरी, किसी की कोई मजबूरी, जिसकी वजह से यहाँ रहते हैं। बल्कि हमारे माँ बाप नहीं है, हम इनमें अपने माँ बाप ढूंढने आते हैं। हम चाहते हैं कि इनमें कोई हमें वही आशीर्वाद जो हमारी माँ से, हमारे बाप से हमें मिलता था, वो इन बुजुर्गों से मिले। बातचीत करने पर ये वृद्ध हैं, आपको कहानी बताते होंगे बात करने पर कि क्या एक कारण रहा है, आपको बुरा कहीं ना कहीं लगता होगा? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल बुरा लगता है इनकी कहानी सुनकर, और हम कोशिश करते हैं इनको हौसला देने की। किस तरह के कारण होते हैं इनके यहाँ आने के? कौन कौन से ऐसे कारण हैं? क्योंकि बहुत ऐसे छोटे छोटे कारण होते हैं जिनकी वजह से इन्हें यहाँ आके रहना पड़ता है। ठीक बात है आपकी, किसी की अपने बच्चों से नहीं बनती, किसी की बहू से नहीं बनती, किसी के बच्चे हैं नहीं, लड़कियां हैं उनकी शादियां हो गई हैं, वो अपने अपने घर चली गई हैं, वो वृद्ध दोनों मियाँ बीवी में से किसी एक की डेथ हो गई है, तो वो उसी वजह से कोई अकेले रहने के मजबूर है, तो वो उनको सहारा जो है वो यहाँ आश्रम में उनको यहाँ मिलता है। तो जैसे ये मनोहर लाल जी हैं, इनका प्रॉपर्टी का इशू रहा है कि प्रॉपर्टी की वजह से इनके बड़े बेटे ने इनको बाहर निकाल दिया। ऐसे और भी क्या वृद्ध हैं जो प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर आके रहना पड़ रहा है? देखो, ये कारण सबका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कारण रहता ही है। किसी का जायदाद का कारण है, किसी का कोई घरेलू वैसे बहू से नहीं बनती, बेटे से नहीं बनती, किसी कोई ना कोई किसी की वजह है ही है। हर एक की वजह ऐसी है।
जो जो यहाँ बुजुर्ग रहते हैं। यहाँ पर ये खुश रहते हैं या इनका मन लगा रहता है या फिर इनको याद आती है घर की? देखिए सबको याद आती है, ऐसा कोई नहीं जिसको याद ना आती हो, सब। पर हमारा ये प्रयास रहता है कि इनको यहाँ कुछ घर जैसा माहौल दिया जाए या यहाँ अच्छे से रहें। इनके बच्चे आते हैं देखने इन्हें? बच्चे ना मात्र ही आते हैं जी, कभी कभी कोई किसी वजह से आ गया तो आ गया, वो भी किसी अपने स्वार्थ की वजह से ही आते हैं। जो बच्चे भी यहाँ आते हैं ना, उनका कोई कोई निजी स्वार्थ ही रहता है, वैसे नहीं आता कोई बच्चे यहाँ। एक इनका मनोहर लाल जी का लड़का ये गगन तो यहाँ आता रहता फिर भी, बाकी और बच्चे कोई नहीं आते कोई कभी उनके। हमने तो देखा आप लोगों ने, ऐसे बहुत से माँ बाप हैं। ये एक छोटा सा वृद्ध आश्रम है, यहाँ पर इतने वृद्ध हैं पूरे भारत में, लाखों करोड़ों वृद्ध आश्रम हैं जिनमें ऐसे ऐसे माता पिता रहते हैं, बल्कि वृद्ध आश्रम को छोड़कर सड़कों पर उन्हें रहना पड़ता है। तो इस चीज़ से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा आप, ताकि मनोहर लाल जी को उनका इंसाफ मिल सके कि जो इनकी एक लड़ाई है इनके मुताबिक कि प्रशासन से एक इनकी लड़ाई है, राजनीति दलों से इनकी लड़ाई है कि उन्होंने इनको सहयोग नहीं किया। हमारी इस वीडियो के ज़रिए इनकी थोड़ी सी मदद की जाए ताकि सरकार सुने इनकी बात को। हम ये नहीं कह रहे कि उनके खिलाफ कुछ किया जाए, सिर्फ मदद की जाए इनकी, ताकि ये अपने घर पर सुरक्षित वापस पहुंच पाएँ और इन्हें इनका हक मिल पाए। और बस यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। कहना चाहूँगा मनोहर लाल जी का, जैसे दोनों बेटों ने मुझे कहा कि इनका कुछ फैसला हो तो करवा दीजिए, मैंने तो सिर्फ एक बात उनसे पूछी थी। मैं कहा तुम 2 बेटों के होते हुए तुम्हारा बाप जो है वृद्ध आश्रम में क्यों रह रहा है, मुझे इसका जवाब दे दो, उसके बाद हम तुम्हारा फैसला करवा देंगे। ये कोई मतलब कोई अच्छी बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि तुम 2 बेटे हो तो जिसके, और उसके बावजूद अगर तुम्हारा बाप वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर है तो ये तो तुम्हारे लिए बड़े डूब मरने की शर्म की बात है। मैं भी बस यही बात कहना चाहूँगा कि बेटों के होते हुए, जिसके बेटे नहीं हैं उनकी बेटियों के होते हुए भी ऐसा नहीं है कि बेटियां नहीं करती हैं। हर 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, इसीलिए लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं माँ बाप के साथ। तो ऐसा ना किया जाए कि उनको अपने माँ बापों को अपने बच्चों से दूर रहना पड़े और वो वृद्ध आश्रम में आकर रहें। और बस यही आपसे मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि ऐसे कोई भी और पूरे भारत में कहीं भी माँ बाप हों तो उनके बच्चे एक बार सोचें ज़रा कि हम ना घर से बाहर निकालें। धन्यवाद।